हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। हम महाद्वीपों की स्थितियों के बारे में पढ़ रहे थे, उनसे संबंधित सामान्य जानकारियों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत इससे पिछले वीडियो में देखा था। आज पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के आगे की जानकारी। दोस्तों, ये पाठ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पाठ है और लगभग यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं अफ्रीका के चारों ओर की क्या स्थिति है। अफ्रीका के चारों तरफ की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अफ्रीका के उत्तर की तरफ बात करें तो उत्तर में भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि। तो अफ्रीका के उत्तर में क्या स्थित है? भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि। यानी अफ्रीका की ये लोकेशन है। उत्तरी लोकेशन की बात करें तो यहां पर ये तो है भूमध्य सागर का हिस्सा। ये सारा किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का। यहाँ यूरोप है और यहाँ पर ये जल संधि है और इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो अफ्रीका के उत्तर में है जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। अब बात करें यदि जिब्राल्टर जल संधि की, जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये भूमध्य सागर और अंध महासागर या एटलांटिक महासागर को आपस में मिलाती है और ये अफ्रीका का एक देश है यहाँ पर। और उस देश का नाम क्या है? मोरक्को। देश का नाम क्या है? मोरक्को। ये लोकेशन है मोरक्को की। ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर ये यूरोप महाद्वीप है और यहाँ यूरोप का एक राष्ट्र है और उसका नाम है स्पेन। तो यहाँ स्पेन को यूरोप के मोरक्को से अलग करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा कौन से देशों की सीमा पृथक होती है? तो मोरक्को और दूसरा देश कौन सा है? स्पेन। मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप में और स्पेन है यूरोप महाद्वीप में। और इस जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? पहला क्वेश्चन बना जिब्राल्टर जो जल संधि है वो कौन से जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य सागर प्लस अंध महासागर या एटलांटिक महासागर। कौन से दो देशों को अलग करती है? तो यह मोरक्को और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। और दूसरा देश है स्पेन और स्पेन कहाँ है? तो यूरोप में। तो मोरक्को और स्पेन दोनों को अलग करने वाली जो संधि है वो कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिब्राल्टर जल संधि। ये तो हुई उत्तर की बात। अब बात करते हैं दक्षिण में। तो जो अफ्रीका है इसके दक्षिण में उत्तम आशा अंतरीप है। उत्तम आशा अंतरीप यानी ये मार्ग है आशा अंतरीप और इसे बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो ये अंग्रेजी की टर्म्स भी आपको याद रखनी है। क्या बोला जाता है? केप ऑफ गुड्स होप। यानी जो उत्तम आशा अंतरीप है यहाँ से जो अटलांटिक महासागर है और साथ में जो हिंद महासागर है इसको जोड़ने वाला ये क्या है? एक मार्ग है जो अफ्रीका है उसके दक्षिण भाग से गुजरता है। तो उत्तर में भूमध्य सागर जिब्राल्टर, दक्षिण में क्या हो गया? उत्तम आशा अंतरीप। और ये जो उत्तम आशा अंतरीप है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये अंध महासागर को कौन से महासागर से जोड़ता है? तो हिंद महासागर से। अब बात करते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व में क्या है? तो पूर्व की स्थिति की बात करें तो पूर्व में है स्वेज नहर। स्वेज नहर के अलावा बाब अल मदेव जल संधि। बाब अल मदेव जल संधि। और बात करें तो इसके अलावा है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी
और अदन की खाड़ी के अलावा है हिंद महासागर। अब यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो लगभग अफ्रीका की ये लोकेशन है, लगभग अफ्रीका महाद्वीप की ये लोकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वेज नहर की। तो यह भूमध्य सागर था और यहाँ पर यह है लाल सागर, ये हिस्सा किसका है? लाल सागर का। तो ये लगा यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है स्वेज नहर। और इस स्वेज नहर की यदि विस्तार से बात करें तो यह स्वेज नहर भूमध्य सागर को इस लाल सागर से जोड़ती है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, स्वेज नहर कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ती है? तो पहला तो है स्वेज नहर किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। आगे और यदि बात करें स्वेज नहर के बारे में, तो जो स्वेज नहर है इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1859 में। ये सन भी बहुत से एग्जामों में पूछी जा चुकी है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1859 में। और ये बनकर के कब तैयार हुई थी? 1869 में। यानी लगभग इस नहर को बनने में कितना समय लगा था? लगभग 10 वर्ष का। और इसके वास्तुकार की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वास्तुकार, कि इस नहर के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे फार्डिनेंड डी लेसेप। कौन थे? फार्डिनेंड डी लेसेप थे। और इसकी लंबाई, यदि लंबाई की बात करें स्वेज नहर की, तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 162 किलोमीटर। टोटल स्वेज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर। और कुछ जो किताबें हैं उनमें 168 किलोमीटर भी मिलती है। तो आपको दोनों लंबाई याद रखनी है, 162 या 168। कभी एग्जाम में 162 पूछा जाता है, कभी 168। और इस नहर का राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण, ये राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में। ये इतना इम्पोर्टेंट सन नहीं है, लेकिन इसके निर्माण की जो सन है ना, वो आपको याद रखनी है। और ये जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर पर दो बंदरगाह हैं। उत्तर की तरफ जो बंदरगाह है यहाँ पर, ये है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, स्वेज नहर के उत्तर की तरफ कौन सा बंदरगाह है? तो सही उत्तर क्या होगा? पोर्ट सईद। और दक्षिण की, उत्तर में पोर्ट सईद, और यदि दक्षिण की बात करें, इस दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, पोर्ट स्वेज। तो इतना हार्ड नाम है नहीं, याद रहने वाला नाम है। तो उत्तर में बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सईद। और दक्षिण में कौन सा है? तो पोर्ट स्वेज। इसके अलावा और यदि बात करें तो यह जो नहर बनी थी, इस नहर के बन जाने से मुख्य रूप से जो लंदन है, लंदन और साथ में जो मुंबई है, लंदन और मुंबई, इसके बीच की जो दूरी है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी पहले पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है, पूरा जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा करके जहाज़ों को जाना पड़ता था और ऐसे प्रवेश करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो चक्कर था, उत्तम आशा अंतरीप जो मार्ग था, इसके माध्यम से व्यापार होता था। विशेष रूप से व्यापार यूरोप और जो एशिया है, यहाँ से आने वाले जो जहाज है ना, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर काट करके जाते थे। तो ये नहर बनने के बाद में यह जो मार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है, वो कम हो गई है। नेक्स्ट आगे और बात करें तो अब है अगली बाब अल मदेव जल संधि। नेक्स्ट है बाब अदेव अल अदेव जल संधि। तो यह है लाल सागर, किसको? यहाँ पर हमने देखा था पहले लाल सागर है, लाल सागर, और इसके अलावा एक खाड़ी है, और उस खाड़ी का नाम क्या है? अदन की खाड़ी, जो लगभग यहाँ स्थित है। तो बाब अल मदेव जो जल संधि है, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से पृथक करती है। किसको? लाल सागर को अदन की खाड़ी से मिलाती है, पृथक नहीं करती है, क्या करती है? मिलाती है। तो अब तक हमने क्या देखा? स्वेज नहर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उधर हमने जिब्राल्टर जल संधि को देखा था, ये भूमध्य सागर को अंध महासागर या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो अब तक स्वेज नहर, बाब अल मदेव जल संधि और जिब्राल्टर जल संधि के बारे में देखा है। इसके अलावा और यदि बात करें तो यह जो क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप है, अरब जो प्रायद्वीप है,
इसको अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे अलग करती है। यानी ये यहाँ पर अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, तो इससे इसको अलग करने का कार्य भी बाब अल मदेव जल संधि है इसके द्वारा किया जाता है। और इसे बाब अल मदेव जो जल संधि है, इस जल संधि को हिंद महासागर के आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद महासागर के आंसुओं का द्वार। आगे और बात करते हैं। अब तक हमने जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी पूरी लोकेशन देख ली है। अब इस लोकेशन के बाद में हम बात करते हैं इसके प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्रमुख पर्वत हैं, इन पर्वतों की बात करते हैं। तो पर्वतों की बात करें तो पहला पर्वत है एटलस। यदि एटलस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह मुख्य रूप से कितने देशों में फैला हुआ है? पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो एटलस जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 देशों से गुजरती है। पहला मोरक्को, दूसरा है अल्जीरिया के अलावा तीसरा है ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वत श्रृंखला कौन से देशों में? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, यानी लगभग उत्तर में स्थित है। ये स्थिति है अफ्रीका महाद्वीप की। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ से यहाँ तक की, ये कौन सी है? तो एटलस पर्वत श्रृंखला। तो ये एटलस पर्वत श्रृंखला है। और यदि इस एटलस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये एक नवीन वलित पर्वत है। इसके अलावा यह जो एटलस पर्वत है इसका जो एक तरह से निर्माण है वो कैसे हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये जो अफ्रीकी प्लेट और साथ में जो यूरेशियाई प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट और जो यूरेशियाई प्लेट है, इसके अभिसरण से इस एटलस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबूकल। यह जो माउंट टोबूकल है ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है ड्रेंक्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में केवल ये ध्यान रखना है कि ये दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और ये भी कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला। यानी जो ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर है, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये पर्वत श्रृंखला है ड्रेंकसबर्ग पर्वत श्रृंखला। आगे और यदि बात करें तो अगली है कैमरून पर्वत श्रृंखला। अगली कौन सी है? तो दोस्तों अगली है कैमरून पर्वत श्रृंखला। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरून पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये जो कैमरून पर्वत श्रृंखला है ये देश के नाम पर ही इस पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है। ये कहाँ पर है? कैमरून में। यदि स्थिति की बात करें तो कैमरून जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर स्थित है पश्चिम में। कौन सी दिशा है ये? पश्चिम में। और यहाँ पर देश है कैमरून और इस कैमरून में यह पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट आगे अगली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अगली है रुवनजोरी। अगली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? रुवनजोरी पर्वत की बात करें तो ये कांगो और युगांडा में, 2 देशों में है, कांगो और युगांडा में स्थित पर्वत श्रृंखला है। जो अफ्रीका की तीसरा ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यानी रुवनजोरी का कौन सा स्थान है? तीसरा। और किससे निर्मित है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी पर्वत है। और ये जो क्षेत्र है पर्वत श्रृंखला वाला रुवनजोरी, ये भूमध्य जो रेखा है इसके आसपास स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र है रुवनजोरी का। 2 देश हैं, कांगो और युगांडा। इसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जा रही है? सघन वनस्पति। जैव विविधता भी क्या है? अत्यधिक है।
और यहाँ तांबा, यानी इस रुवनजोरी में तांबे के साथ में और यदि खनिजों की बात करें तो कोबाल्ट है। तांबा और जो कोबाल्ट है इसके पर्याप्त भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। और जो रुवनजोरी है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। यदि रुवनजोरी की बात करें, बड़ा नक्शा बनेगा नहीं, छोटा नक्शा बना के बता रहा हूँ रुवनजोरी की स्थिति। ये अफ्रीका का सींग है, लगभग ये स्थिति है अफ्रीका की। तो लगभग रुवनजोरी की बात करें तो रुवनजोरी जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर स्थित है। और देश कितने हैं? 2, कांगो और युगांडा। कांगो और युगांडा में स्थित है। यानी नक्शे में यदि बात करें तो नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। ये है अफ्रीका का मैप और लगभग यहाँ पर रुवनजोरी जो पर्वत श्रृंखला है, रुवनजोरी पर्वत श्रृंखला, ये रुवनजोरी पर्वत श्रृंखला स्थित है।